सबसे पहले मैं आयुध की इस टीम को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि ये जो इन्होंने अपने लिए शीर्षक चुना आयुध, और जो आज के लॉन्चिंग पेपर में मैं देख रहा था इनके जो विषय हैं और हमने अब तक के इनके कवरेज में जिस तरह की स्टोरीज पर देखा है, तो ये शीर्षक जहां से भी आया हो ये बहुत अच्छा, और आज के पूरे संदर्भ में जिस दौर में हम रह रहे हैं उसमें इससे अच्छा मैं नहीं समझता कि कोई शीर्षक हो सकता था। ये मेरे मन की टेक्नोलॉजी ने ये एक इतनी बड़ी नेमत, इतना बड़ा वरदान हम सबको दिया है। मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के दूसरे बैच से निकला और ये 30 साल पहले की बात है। उस समय मीडिया में काम करने के नाम पर केवल अखबार हुआ करते थे या पाक्षिक पत्रिकाएं, पॉलिटिकल मैगजीन जो आती थी, उनमें काम करने का ही वही आकर्षण था, वही क्रेज था। आप जिस मंशा से भी मीडिया में काम करने के लिए आते। सन 2000 के बाद में बहुत तेजी से परिदृश्य बदला जब 24 घंटे के न्यूज चैनल शुरू हुए और फिर वो लगातार जिस तरह से संख्या उनकी बढ़ी, अलग अलग भाषाओं में वो गए और राष्ट्रीय से वो रीजनल में आए। 24 घंटे के सैटेलाइट न्यूज चैनल अगले 4-5 सालों में तो पूरी दुनिया ही मीडिया की बदल गई। उसने एक आकर्षण पैदा किया मीडिया में आने का। जब हमने 90 के दशक की शुरुआत में अखबारों में कदम रखे थे तो कोई आकर्षण नहीं था, बल्कि आम समाज के लोगों को तो ये समझ में नहीं आता था कि अखबार में हम करते क्या है, क्या हम सुबह बांटने निकलते हैं। ऐसा कुल मिलाकर एक दृश्य था। और अब जिस दौर में हम हैं इंटरनेट के, इसने तो ये साहस भी पैदा करने की एक चेष्टा की है आज के युवाओं को कि वो यूनिवर्सिटी से निकले अभी डिग्री लेकर, और ना वो किसी अखबार के दफ्तर में जाएं और ना वो किसी चैनल में जाएं। हो सकता है वो अपने थोड़े अनुभव के लिए कहीं चले जाएं, लेकिन वो अपने ही आयुध संधान के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये साहस के लिए भी मैं आप सबकी टीम को बधाई देता हूं। मैं जब अखबार में आया तो मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूं जो इंडिक आइडियाज ऑफ जर्नलिज्म का जो आज का सब्जेक्ट है इसमें कुछ मदद करेगा। बहुत संक्षेप में, अगला सत्र विलंब से ना हो। सन 2000 में एक पुस्तक छपकर आई थी और वो अयोध्या पर थी और उसका शीर्षक था अयोध्या का इतिहास और पुरातत्व ऋग्वेद काल से अब तक। इसके जो लेखक थे डॉक्टर स्वराज प्रकाश गुप्त और वर्मा जी, श्रीनिवास वर्मा, ऐसे दो लेखक थे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक लंबे अरसे तक जिन्होंने अपनी सेवाएं दी थी और जिन्होंने अयोध्या की साइट पर काम किया था। और फिर उन्होंने शास्त्रों में सतह के नीचे जमीन की अयोध्या क्या कहती है ये उनको एक आर्कियोलॉजिस्ट के, पुरातत्व शास्त्री के रूप में मालूम था। लेकिन शास्त्रों में अयोध्या के विवरण क्या है, तो ऐसा वो दोनों तरह से उन्होंने अयोध्या पर एक समग्र पुस्तक लेकर आए थे और तथ्यों पर आधारित थी। ये पुस्तक समीक्षा के लिए उस अखबार के दफ्तर में आई जहां मैंने अपना काम शुरू किया था, और वो नई दुनिया इंदौर का अखबार था। मैं चूंकि इन विषयों पे काम करता था और उस अखबार की पत्रकारों को गढ़ने की एक जो गौरवशाली परंपरा थी, तो उसमें संपादक इस बात की नजर रखते थे कि यहाँ काम करने वाले जो भी नए पुराने लोग हैं, नए बच्चे आए हैं, इनकी दिलचस्पियां किस तरह की हैं। तो वो उनको उन दिलचस्पियों में तैयार करने की एक प्रोसेस चलती थी उस अखबार में। मेरे जो एडिटर थे अभय छजलानी, सारी पुस्तकें जो समीक्षा के लिए हर महीने ढेरों आती थी, तो वो ये ध्यान रखते थे कि अगर उन पुस्तकों के जो विषय है और उनसे जुड़ा हुआ कोई संपादकीय साथी वो कितना भी जूनियर क्यों ना हो, अगर उसकी रुचि उस विषय में है तो वो पुस्तक उसकी टेबल पर खुद आते थे देने के लिए कि इसकी समीक्षा करो। इस अभ्यास से वो ये करते थे कि आप जब उस पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे जो एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी है, दो ऐसे लेखकों ने लिखी है जिन्होंने जीवन के 30 साल आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में काम किया है और पूरी दुनिया के हिंदुओं को आंदोलित किया, वो अयोध्या का विषय है, तो उस पुस्तक को तुम्हें पढ़ना चाहिए अगर तुम्हारी रुचि इस विषय में है। तो 30-40 साल का इनके जीवन का निचोड़ है, उसमें से तुम्हें भी कुछ टेक अवे होगा। वो पुस्तक उन्होंने समीक्षा के लिए मुझे दी, मैंने उसको पूरा पढ़ा और उसके बाद मैंने उसकी लंबी समीक्षा लिखी। जब वो समीक्षा
जिस पृष्ठ पर वो आनी थी, मैं तो रिपोर्टर था, सिटी के सब्जेक्ट में काम करता था, बहुत स्थानीय विषयों में, लेकिन मेरी रुचियां उससे थोड़ी अलग थी और मैं उन पर भी जितना समय मुझे अवकाशों में मिलता था मैं उस पर काम करता था, जिसकी वजह से उनको ये संज्ञान था कि मैं ऐसे विषयों में भी कुछ मेरी चहलकदमी है। तो उन्होंने वो पुस्तक मुझे दी, मैंने उसकी समीक्षा लिखी और वो समीक्षा उन संपादकों के पास गई जिन्हें उस पेज पर छापने का निर्णय करना था। प्रक्रिया ये थी कि नई दुनिया की कि हमने कोई समीक्षा लिखी है तो वो आदरणीय अभय जी आपके अवलोकनार्थ, ये 2 पेज की कॉपी उनके टेबल पर, हम रात को जब 1 बजे अपने ऑफिस से अपना काम करके निकलते थे सिटी के पेजेस पर, तो रात को हम उनकी टेबल पर रख जाते थे। वो सुबह 10:30 बजे आके वो ऐसी सारी नोट शीट जिसे कहें तो वो देखते थे कि किसने क्या भेजा है। तो मेरी समीक्षा उन्होंने देखी और उन्होंने अगला उस पर टिक लगाई और फीचर एडिटर की टीम को भेजी कि ये अब आप देखें आपका सब्जेक्ट है। उन्होंने उस पर कुछ आपत्तियां की, उस टीम ने उस पर कुछ आपत्तियां की कि ये समीक्षा ज्यों की त्यों हम नहीं छाप सकते और उसके बिंदु ये हैं। तो उन्होंने कुछ उस पे अपने विषय रखे। वापस वो अभय जी ने 4 दिन बाद वो मेरे टेबल पे फिर आ गए कि इस पे अब आप बात करें क्या है। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि सर ये विषय ऐसा नहीं है कि मैं इस पे 2 लाइन फिर लिख दूं, फिर आप आगे बढ़ाएं, फिर वो आपको बढ़ाएं, चलता रहेगा। 1 घंटे का समय जब आपको हो और हमारे उन माननीय संपादकों को, हम बैठकर बात करेंगे। मेरे 27-28 साल के पत्रकारिता जीवन में वो एक अद्भुत बैठक थी। अब उस बैठक में उन्होंने जो आपत्तियां की थी तो मैं उसके कुछ नमूने आपको शेयर करता हूँ। उन संपादकों का कहना यह था कि ये समीक्षा हम ज्यों की त्यों नहीं छाप सकते हैं, इसके कुछ अंश हमें संपादित करने पड़े। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि ये कुछ लोगों को हर्ट कर सकती है, नाराज कर सकती है। जो टिप्पणियां इसमें की गई है इस समीक्षा में, उस पुस्तक को अयोध्या के बहाने से जो समीक्षक ने लिखा है, ये कुछ लोग इससे नाराज हो सकते हैं। ये बहुत लंबी समीक्षा है, हमारे समीक्षा के पेज पर तो हम केवल इतनी साइज में छापते हैं जिसका आकार इतना होना चाहिए, 1/4 पेज में। ऐसे कुछ उन्होंने बिंदु रखे। मैंने उनका बिंदुवार उत्तर दिया। मैंने कहा क्या हमें चुनाव लड़ने हैं, क्या हमें चुनाव लड़ने हैं कि हम किसी की नाराजगी का इस बात के लिए ध्यान रखें और हम एक पॉलिटिकली करेक्ट होने की एक नकली कोशिश करें। हमें तो चुनाव नहीं लड़ने हैं, हम तो एक सत्य को उद्घाटित करने वाले लोग हैं। दूसरा, ये पुस्तक जिसने लिखी है वो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग नहीं है, उनके कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है। वो एक ऐसे विषय में काम करने वाले 40 साल के तपस्वी लोग हैं जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से अयोध्या को परखा है। उसकी जमीन के नीचे पुरातात्विक खुदाइयों में वो स्वयं रहे और उन्होंने शास्त्रों से निकाल के लाए। क्या हम इस बात का खंडन कर सकते हैं कि इसमें जो वेदों में, पुराणों में अयोध्या के विवरण जहां जहां बिखरे हुए हैं वो इन्होंने झूठ रेफरेंस दिए हैं? क्या हम ये उद्घाटित कर सकते हैं? तब तो हम बात अलग है। दूसरा, हम एक साधारण से कविता संग्रह या कहानी संग्रह या अन्य साहित्यिक कृतियों की समीक्षा भी उतने ही स्पेस में छापते हैं जो हर किसी की रुचि का विषय नहीं होती। मेरी कविता के प्रति मेरी बहुत अच्छी समझ नहीं, लेकिन आप 4 पेज में कविता संग्रह भी मुझे देते हो रद्द पढ़ने के लिए। और एक 100 रुपए की कोई छोटी मोटी पुस्तिका भी किसी ने लिख दी है और किसी अच्छे विषय पे है, उसमें कुछ हमारे लिए सीखने जैसा है, तो भी हम उसी जगह पे छाप देते हैं उसको। तो ये अनेक दृष्टि से ये पुस्तक ऐसी है जो समीक्षा के कॉलम में ही डिजर्व नहीं करती। इसका स्पेस समीक्षा के कॉलम में नहीं है। अगर हम जैसी पुस्तकों की समीक्षाएं समीक्षा के पृष्ठ पर छापते आए हैं तो ये कुछ उससे अलग विषय को एड्रेस करने वाली पुस्तक है। ये 1100 रुपए की किताब जो हर किसी की पहुंच में भी नहीं है। हिंदी के पाठकों में वैसे भी अगर किताब मोटी है तो वो थोड़ा सा उससे दूर हटते हैं और अगर महंगी है तो बिदकते हैं उसको खरीदते हैं। तो ये दोनों दृष्टि से ये किताब जो है, ये इसकी समीक्षा के बारे में हमें अलग अलग तरह से सोचना चाहिए। हमें किसी की नाराजगी हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रखती। हमें किसी के वोट नहीं चाहिए। मुझे तो चुनाव नहीं लड़ने हैं, अगर आप में से किसी को लड़ने, मैंने कहा ही। और मैंने कहा कि इसका शीर्षक भी नहीं बदलना चाहिए जो मैंने शीर्षक लिखा है। और हम समीक्षा के कॉलम में छापे क्यों रहे इसको हम किसी संडे की कवर स्टोरी क्यों नहीं बनाते हैं? रविवार ये नई दुनिया संग्रहणीय होता था उस समय। प्रोफेसर सरोज कुमार उसके एडिटर हुआ करते थे, जाने माने साहित्यकार।
तो मैंने उनको एक दूसरा आइडिया दिया। मैंने कहा कि ये समीक्षा की पुस्तक ही नहीं है। एक समय में एक ऐसे विषय पर लिखी गई किताब है जिसने पूरी दुनिया के हिंदुओं को एक रथ यात्रा के दौरान आंदोलित किया और एक ऐसे विषय की तरफ जागृत किया जिसके बारे में हम 75 सालों से लगभग अभी भी, और उस समय मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ, आजादी के बाद से जिस तरह का एक सेक्युलर सेटअप और उसमें जिस तरह की शिक्षा पद्धति से हम लोग निकले हैं, तो ये एक दूषित दृष्टि भी हमारे अंदर आ गई है। हम जर्नलिस्ट हैं, हमें चुनाव नहीं लड़ने हैं, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं हैं, लेकिन हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई इससे वर्ग विशेष नाराज ना हो, वो लाख बार नाराज हो, लेकिन अगर ये सत्य है तो ये उद्घाटित करने का कर्तव्य मेरा है। इस कर्तव्य भावना से मैंने ये समीक्षा लिखी है, और अगर इसमें कोई भी संपादन की बात हो रही है तो मैं इसको वापस ले लेता हूँ। पुस्तक आप किसी और को दे दें और जैसी समीक्षा कराना है उनसे करा। तो मैंने सुझाव ये दिया कि ये समीक्षा के पेज पे नहीं जानी चाहिए, ये संडे की कवर स्टोरी बननी चाहिए, एजुकेट करने वाली पुस्तक है ये आर्कियोलॉजिस्ट खुद लिख रहे हैं। और इसमें 70 फोटोग्राफ्स का ऐसे दुर्लभ पिक्चर का एक अंदर एक खंड था जिसमें आर्कियोलॉजिकल एक्सहिबिशन में जो साक्ष्य निकले हैं अयोध्या की साइट पर अलग अलग समय में, जो 40-50 वर्षों के दौरान एएसआई की टीम ने वहां काम किया है, और जो साक्ष्य अलग अलग संग्रहालयों में संग्रहित है वो कहीं प्रदर्शित भी नहीं है। उसमें सेंट्रल स्प्रेड पेज पर 2 पेज पर एक पिक्चर था, एक ही पिक्चर था, और वो एक ऐसे शिलालेख का पिक्चर था जो उस ढांचे के गुंबद में से निकला था, और कार सेवकों की असावधानी से वो ऐसा 45 डिग्री पर ऐसा 2 पीस में टूट गया था। वो लगभग 40 पंक्तियों का संस्कृत का शिलालेख है 10वीं सदी का, जो गढ़वाल वंश के राजा गोविंद चंद्र ये कह रहे हैं कि यहाँ हमने भगवान राम की जन्मभूमि पर विष्णु श्री हरि का मंदिर निर्माण कराया है। ये घोषणा करने वाला, इससे बड़ा साक्ष्य क्या चाहिए? जिस इतिहास को समझने की दृष्टि हमने कॉलोनियल पूरे पीरियड से निकलने के बाद जानी है, ये साक्ष्य माने जाते हैं आर्कियोलॉजिकल उसमें दुनिया में। तो वो सेंट्रल स्प्रेड पेज पे वो 40 पंक्तियों का संस्कृत का शिलालेख उन्होंने रंगीन छापा। उसमें तमाम सारे जो मस्जिद के तथाकथित मस्जिद के जो खुदाइयों में साक्ष्य निकले उनके 70 फोटोग्राफ का कलेक्शन था। मैंने कहा इन फोटोग्राफ्स का भी हमें अपनी स्टोरी में इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी समीक्षा जिसे आप कह रहे हैं ये इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारा अखबार इस सच को उद्घाटित करने के लिए ना तो अयोध्या किसी को भेजेगा, ना ये पता लगाएगा कि ये साक्ष्य रखे कहां पर है, अभी कहां रखे, लखनऊ में है कि अयोध्या में है कि दिल्ली में, कहां रखे, ये हमें रेडीमेड मिल गए हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पाठकों को इस पूरे अमृत में से जो भी हम अपने अधिकतम आकार में दे सकते हैं वो देना चाहिए। तो हम समीक्षा के कॉलम में सोच ही क्यों रहे कि हम उतने ही 800 शब्दों की समीक्षा दें। उन्होंने कहा ये काफी लंबा पीस है तो ये समीक्षा के कॉलम में नहीं आ सकता। तो मैंने कहा हम उस पेज पे जा ही नहीं, हमें कवर स्टोरी देना चाहिए, इसके फोटोग्राफ भी लेना चाहिए, इस पुस्तक का कवर और प्रकाशक वगैरह सबके नाम देना चाहिए। हजारों लाखों लोग होंगे जो इन साक्ष्यों को और डिटेल में जानना चाहेंगे। और मैंने जो शीर्षक दिया है उसको भी मैं बदलने के लिए राजी नहीं। ये स्वतंत्रता मेरी है अगर मैंने समीक्षा की है। अगर इसमें आप फिट हूं तो ठीक है, नहीं तो आप वापस कर दीजिए, मुझे कोई वो नहीं है। अंत में अप्रैल 2021 के एक रविवार को वो नई दुनिया के रविवार ये कवर स्टोरी बनी। वो आधे से ज्यादा पृष्ठों में छपी, आधे से ज्यादा पृष्ठ में उसमें पूरी फैली हुई, और उसमें करीब 5-7 फोटोग्राफ उन्होंने उसमें से दिए, जो कि समीक्षा के कॉलम में केवल पुस्तक का कवर पेज जाता था। हम सब जानते हैं जो अखबारों के पुराने पाठक हैं, आजकल तो ये सारे कॉलम भी कालातीत हो गए हैं, अखबारों से कोई पुस्तक समीक्षाएं हमें पढ़ने को नहीं मिलती है। तो संडे की कवर स्टोरी में आधे से ज्यादा पेज पे वो पुस्तक की समीक्षा मैं समझता हूं दशकों बाद छपी। समीक्षा के कॉलम से हटकर कोई पुस्तक संडे की कवर स्टोरी बनी हो ऐसा कोई उदाहरण उसके पहले नहीं था। लेकिन 1 घंटे की वो मीटिंग के बाद में वो संपादक धैर्य से सुनने वाले थे, जो ये समझ सकते थे कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत का मीडिया है, भारत के किसी एक ज्वलंत मुद्दे पर जिसने करोड़ों हिंदुओं को आंदोलित किया हो, जागृत किया हो, शिक्षित किया हो, ऐसे विषय पर अगर कोई पुस्तक हमारे पास 2 विद्वानों की लिखी हुई आई है तो वो
हमें फिर पुस्तक समीक्षा के एक बिल्कुल टाइट उसमें नहीं सोचना चाहिए, वो लगे लगाए चश्मे की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसको हमको थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाके तय करना चाहिए कि ये हमें कहाँ छापना चाहिए। तो उन्होंने ये साहस किया कि संडे की कवर स्टोरी उन्होंने उसको बनाई, और जो शीर्षक मैंने उसमें दिया था मुझे याद है, वो शीर्षक भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वैसा का वैसा छापा, और कोई नाराज नहीं हुआ, किसी की नाराजगी का कोई पत्र भी नहीं आया। तब पत्र संपादक के नाम 1 साल में राजेंद्र माथुर ये लिखते हैं कि 65,000 चिट्ठियां आती थी नई दुनिया के दफ्तर के अंदर पाठकों, 65,000, 365 से इसका डिवाइड करिए जरा, हर दिन कितनी चिट्ठियां होती है। और नई दुनिया कोई नेशनल न्यूज़पेपर नहीं था, राष्ट्रीय अखबार नहीं था, वो एक राजधानी से भी प्रकाशित नहीं था, वो इंदौर जैसे एक शहर से छपता था, और मालवा निमाड़ में उसकी एक ऐसे पाठक उन्होंने पैदा किए थे जो पाठक नहीं थे, जो आदी थे, एडिक्शन पैदा किया जिसने अखबार को पढ़ने का। उस समीक्षा का जो शीर्षक था वो था कि खंडित हो या साबुत, पत्थर झूठ नहीं बोलते। तो मैं समझता हूं कि हम सब जो लोग सक्रिय मीडिया में, किसी अखबार में, किसी चैनल में, या हम अपने ही किसी आयुध में काम करते हैं, तो इस दृष्टि से जरूर हमें काम करना चाहिए कि हम भारतीय हैं, और हमारी हर कवरेज के, हमारी हर आइडिया के, हर विचार के केंद्र में हमारा देश होना चाहिए। और वो इसलिए होना चाहिए कि हम दुनिया के एक ऐसे अकेले देश हैं जिसने जितने कष्ट सहे हैं अतीत में, दुनिया में किसी ने नहीं। या तो वो मर गए, उनकी सभ्यताएं जब नष्ट ही हो गई है तो कोई सोचने वाला भी नहीं रहा कि उनका क्या हुआ। लेकिन हम किसी चमत्कार से बचे हुए हैं, अपने खंडित मंडित रूप में टुकड़े टुकड़े होकर भी अपने मूल रूप में बचा रह गया एक राष्ट्र। इस राष्ट्र को थोड़ी सी दया दृष्टि की जरूरत है, थोड़ी संवेदनशीलता की जरूरत है। तो जो विषय आयुध ने चुने हैं वो इस समय पूरी दुनिया को उद्वेलित करने वाले विषय हैं, जो पूरी दुनिया में इस समय जो थ्रेट्स हैं वो हैं वो विषय जो आपने चुने। तो इसमें जो काम करने का हमारा एक उद्घोष हो सकता था, तो आयुध से बेहतर कुछ शीर्षक हो नहीं सकता था। तो मैं आप सबकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं भोपाल में हूँ, आप सब भोपाल में हैं। कभी मेरे किसी कहीं काम आ सकूं आपके किसी भी रूप में, तो मैं बहुत खुशी मुझे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।